शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम जनाब हाजी नवाज रजा साहिब, जनाब अरशद अंसारी साहिब, सदाबहार प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहिब, जनाब सज्जाद मीर साहिब, जनाब सईद आसी साहिब, जनाब नवीद चौधरी साहिब, जनाब आबिद तहानी साहिब, जनाब हामिद डोगर साहिब, रहमान भुट्टा साहिब, राना कौसर साहिब, सलमान गनी साहब तशरीफ लाएं। मैं जी सॉरी अमीरुल अजीम साहब मैं देख नहीं सका जी, मैं माजरत चाहता हूँ। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है और मेरे लिए आज अल्फाज अदा करना इसलिए मुश्किल है कि मैं समझता हूं कि मैं उन लोगों के दरमियान आज मौजूद हूं जिन्होंने कई दहाइयां पाकिस्तान की खिदमत की है अपने कलम के जरिए, अपनी सहाफत के जरिए, अपने अदब के जरिए। और मेरा इन तमाम शख्सियात से ताल्लुक आज का नहीं है, इनसे शनासाई उस जमाने से है कि जब मेरे दादा मरहूम साबिक सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ साहब से इनका एक न्याजमंदी का और बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता था। दो तीन शख्सियात जिन्होंने, इन सारों का मैंने नाम लिया, जिन्होंने बड़ी इनकी रफाकत रही मेरे मरहूम दादा के साथ। दो तीन शख्सियात और हैं जिनका मैं नाम ना लूं, जो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनका भी बहुत किरदार था सहाफत के हवाले से भी और हमारी उन्होंने बड़ी रहनुमाई की। एक ख्वाजा फरूक सईद मरहूम का मैं इस मौके पर जरूर नाम लेना चाहूंगा। डॉक्टर अजमल न्याजी साहब का मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा। और उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि अभी हाल ही में इरफान से मैं उसी तरफ आया था, हाल ही में अल्लाह को प्यारे हुए हमारे बहुत ही प्यारे इरफान सदीकी साहब का। तो ये तीन शख्सियात और थी जो मैं समझता हूं कि जिन्होंने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया, जहां पे पाकिस्तान के अंदर सहाफत के हवाले से, अदब के हवाले से, और जिस जमाने में इन्होंने सहाफत शुरू की उस वक्त मैं समझता हूं कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज के फट्टे और टिकर चलते हैं ऊपर नीचे रंग बिरंगे, वो उस वक्त इनके कलम से ही ब्रेकिंग न्यूज निकला करती थी, क्योंकि एक्सक्लूसिव स्टोरीज हाजी साहब ने उस जमाने में की हैं कि जब सहाफत करना भी इस मुल्क में इतना आसान नहीं था। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं, आपने मौका दिया। मैं अपने आप को बिल्कुल अहल नहीं समझता, काबिल नहीं समझता कि मैं आपकी किताब के हवाले से कोई रोशनी डालूं। और मैं अपने सीनियर वजीर का, मैं तो बतौर एक नायब मुंतजिम आपके साथ यहाँ बैठा हूं। मैं समझता हूं कि मैं मेजबान भी हूं आज की तकरीब का। तो मेरे दो सीनियर मुजरा, मेरे सीनियर यहाँ से तकरीर करके जो है वो तशरीफ ले जा चुके हैं। मैं मुख्तसर सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि मियां नवाज शरीफ की सियासत और मियां नवाज शरीफ की शख्सियत सियासत में आने से पहले, ये दो पहलू हैं उनकी शख्सियत के। और सियासत में आने के बाद, और स्पेशली जो नई नस्ल है, इसके जहनों में एक जहर भरा गया और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मिसकंसेप्शन पैदा किए गए उस नवाज शरीफ के बारे में जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से बिल्कुल नजदीक है, मर्सिडीज पे जाया करता था, जिसके वालिद ने 1960 और 70 की दहाई में एशिया की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री लगाई थी, जिस मियां शरीफ के बच्चे 1960 और 1970 की दहाई में पूरी दुनिया के दौरे करते थे, मुख्तलिफ ममालिक में जाते थे और अपने बिजनेस के हवाले से मुलाकातें बिजनेस डेलीगेशन से करते थे। आज भी वो तस्वीर मौजूद हैं जिसके अंदर आप अयूब खान साहब को देख सकते हैं कि वो इनकी फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। आप चाइनीज एक वफ्द देख सकते हैं कि उस वक्त के एक चाइनीज वजीर तशरीफ लाए, वो उनकी फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। तो ये जो नई नस्ल के जहनों को जहर आलूद किया गया, ये बात बिल्कुल इसके नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं कि 1985 में सियासत में आने वाले नवाज शरीफ के खानदान का 1985 से पहले फाइनेंशियल स्टेटस क्या था, बावजूद इस बात के कि वो नेशनलाइजेशन के एक बहुत दर्दनाक प्रोसेस से गुजरे। नेशनलाइजेशन के हक में भी बात हो सकती है, नेशनलाइजेशन के खिलाफ भी बात हो सकती है, मगर सरमायाकारी करना, बिजनेस करना, मुल्क में रोजगार पैदा करना और फिर इस अजियत को बर्दाश्त करना कि रातों रात आपका सब कुछ जो है
वो नेशनलाइज कर दिया जाए और आप नए सिरे से अपनी क्रेडिबिलिटी पे अपनी मेहनत के जरिए नई इंडस्ट्री खड़ी करें और उसको मुनाफा बख्श बनाएं और इस मुल्क में फिर रोजगार के मौके पैदा करें, मुल्क के अंदर ज़र मुबादला आए। तो मैं समझता हूं कि ये एक पहलू है जिस पर बात भी होनी चाहिए, जिस पर रोशनी भी डाली जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 1985 की पहले की तारीख जो है वो कन्वीनियंट मेमोरी लॉस हो जाता है। वो या उसका जिक्र करते नहीं या उस पर बात नहीं करते, मगर ये एक अहम पहलू है जिसके आप लोग, बहुत सारे लोग जो आज स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं, वो उसके गवाह हैं। और 1985 के बाद जो खिदमत की सियासत का एक आगाज हुआ, जो डेवलपमेंट की सियासत का एक आगाज हुआ, उस पर मेरे सीने से बहुत रोशनी डाली। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मैं जहां भी पाकिस्तान में जाता हूं, पेशावर से लेकर कराची तक, गिलगित से लेकर गवादर तक, चप्पे चप्पे पर जो तख्तियां लगी हैं उस पे मेमारे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ का नाम मौजूद है। और आप इस लाहौर शहर से शुरू करें। और एहसन इकबाल साहब ने ठीक फरमाया कि आप मियां नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट अगर माइनस कर दें, मुझे आज बता दें कि ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इसका संगे बुनियाद उस दौर में ना रखा गया होता तो आज दिल के अमराज का लाहौर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर क्या हाल होता। और इसी तरक्की के सफर को मियां शहबाज शरीफ ने आगे बढ़ाया। आज रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ये उसी सोच, उसी विजन का हिस्सा है जो नवाज शरीफ की सियासत का महवर है कि आज वो रावलपिंडी का इंस्टीट्यूट, वो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर के कल्ब के अमराज के मरीजों को आज केटर कर रहा है। सईद आसी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, मगर मैं ये पूछने में हक बजानिब हूं कि अगर इस मईशत को इस्तेहकाम ना दिया होता अल्लाह ताला के फजल से एक टीम वर्क के तहत, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इदारे का पूरा किरदार है, और एक शख्स ने इस मुल्क के अंदर, ये कभी नहीं हुआ था, सियासी मुखालफत होती थी, मगर सियासी मुखालफत को कभी दुश्मनी में तब्दील करके किसी ने यह नहीं कहा था काश पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। किसी सियासी जमात ने आज तक IMF को लेटर नहीं लिखा था कि पाकिस्तान की इमदाद इस बुनियाद पे ना की जाए कि हमारे मुखालिफ जो हैं वो बरसर इक़्तिदार हैं, इसलिए पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। ये कभी नहीं हुआ था कि किसी को कहा जाए कि एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक ना होना, ये चोर है, ये डाकू है, ये माफिया है, ये गॉडफादर है, ये फलां है। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई बाहर जाए तो उसके पीछे लोग लगा दिए जाएं कि नारे लगाओ, गालम गलोच करो। इस मुल्क में जो नफरत के बीज बोए गए हैं, इस मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन की सियासत की गई है, इस मुल्क के अंदर अपनी जाती अना की तस्कीन के लिए, अपने जाती और सियासी मफाद के लिए दिफाई इदारों पर जो हमले किए गए हैं, इस मुल्क के अंदर एक झूठे इंसाफ का और तब्दीली का नारा लगाकर जो तबाही और बर्बादी बर्पा की गई है, मैं समझता हूं कि यह खुशकिस्मती है कि उस निजाम से निजात मिली। और आज आपके आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं कि आपकी मईशत जो है वो मुस्तहकम है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हैं, इंटरेस्ट रेट बेहतर है, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, और टाइम के साथ साथ इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो अवाम तक पहुंच रहा है। वरना अगर एक लम्हे के लिए यह फर्ज कर लिया जाए कि मियां नवाज शरीफ की पार्टी, मियां नवाज शरीफ का विजन वो ना होता, और ये जो तामीरी सियासत है, डेवलपमेंट की सियासत है, वो इस मुल्क में ना होती, तो ये बातों से जो सियासत करते हैं और जिनकी बातें भी ऐसी हैं कि जिनसे लसानियत की, नफरत की, तकसीम की बू आती है, उन्होंने 12 साल में मेरे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे का क्या हाल किया है, कभी जाके देख लें वहां पे। और मैंडेट किस बात का मिला है, और वहां पे मैं सियासी बात करना नहीं चाहता था, मगर आसी साहब ने चंद जो उन्होंने इरशादात फरमाए, तो मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मैं उस पर जरूर अपनी राय का इजहार करूं। 12 साल में मेरा इधर साथ ही अलहमरा के अंदर एक प्रोग्राम था और सेनेटर वलीद इकबाल साहब मौजूद थे, और एक मकालमा था। एक नौजवान ने सवाल किया, उसने कहा आप मुझे 4 अस्पताल, 4 यूनिवर्सिटियां या 4 मंसूबे बना दें जो आपकी पार्टी ने
बनाए हैं, मैं आज आपको वादा करके जाता हूं मैं आपकी पार्टी को वोट दूंगा। वो नौजवान तो खड़ा रहा मगर सेनेटर वलीद इकबाल वो महफिल छोड़ के वहां से जो है वो चलते हुए। तो देखिए बातें बहुत सी हैं और बातें आती भी हैं लोगों को, मगर क्या जिस सूबे में मैंडेट मिला 12 साल में, क्या पीआईसी जैसा एक अस्पताल बना वहां पे? क्या पीकेएलआई जैसा? मुझे याद है मैं जब सीएम सेक्रेटेरिएट में शहबाज साहब के स्टाफ में काम करता था तो हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट के, लिवर ट्रांसप्लांट के एक साल में कई 100 केसेस आते थे और बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे कि जो उस प्रोसेस के दौरान ही वो फाइल एक दफ्तर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, उस दौरान ही वो अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि एक पीकेएलआई का अस्पताल मौजूद है जिसमें 1000 जिगर के ट्रांसप्लांट अब तक हो चुके हैं। देखिए अवाम को सहूलत देना, अवाम को रिलीफ देना, यह मियां नवाज शरीफ की सियासत का हमेशा महवर रहा है। उनको बिल्कुल किसी चीज की तमा नहीं है, किसी चीज की लालच नहीं है, किसी कोई मफाद नहीं है। उनकी पार्टी का अगर कोई नस्बुल ऐन है तो वह अवामी खिदमत है और उसके लिए बिल्कुल मुश्किलें भी बर्दाश्त की, सख्तियां भी बर्दाश्त की। मगर आज अगर आप ये सारे प्रोजेक्ट माइनस कर दें तो मुझे बताइए कि हम कहां खड़े होंगे। और क्या जब ये मोटरवे बनाई गई, आप सब तो इसके यानी शाहिद हैं, वो किसी ने बहुत अच्छा उसने लिखा हुआ था इलेक्शन के दौरान, एक नारा में एक जगह गया तो किसी ने लिखा हुआ था कि नवाज शरीफ दे चंगे काम, मोटरवे थे एटम बम। तो ये देखे ना, ये मोटरवे जब साउथ एशिया की पहली बनाई गई तब महातीर ने भी मलेशिया में मोटरवे नहीं बनाई थी। जब ये मोटरवे बनी तो हमारा हमसाया जो है वो टूटी सड़कों पे गुजारा कर रहा था। वो मशरिकी हमसाया हो, वो मगरबी हमसाया हो, पूरे साउथ एशिया में एक मोटरवे नहीं थी। डेवू कॉर्पोरेशन तब कोरिया से पाकिस्तान आया इस मोटरवे को तामीर करने के लिए। अगर ये मोटरवे ना होती, मैंने हेल्थ का एग्जांपल दिया, पीकेएलआई का दिया, कार्डियोलॉजी का दिया, और मैं इंपेरिकल एविडेंस पे आपसे बात करूंगा कि नवाज शरीफ क्यों जदीद पाकिस्तान का मेमार है। कि अगर ये मोटरवे ना होती और हाजी नवाज रजा साहब ने अपनी किताब की आज रूनुमाई के लिए लाहौर आना होता जीटी रोड से, तो देखिए मोटरवे के ना होने की वजह से इनको टोकन दिया जाता कि आज हफ्ते का दिन है, भाई साहब रश बहुत है क्योंकि मोटरवे तो नहीं है, तो कतारें जो हैं वो 150 किलोमीटर के ऊपर लगी हुई हैं जीटी रोड के ऊपर। ये मंगल वाले दिन आप आए और मंगल वाले दिन का ये टोकन है, आप लाहौर जाके अपनी किताब की रूनुमाई कर ले। छोटी सी मिसाल है। और तब तनकीद करने वाले कह रहे थे जी जेबें भरी जाएंगी, मोटरवे बन रही है, इस पे जहाज उतारेंगे, ये 3 लेन क्यों बन रही है। अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि मोटरवे के ऊपर जहाज भी उतरे अल्लाह ताला के फजल से। इसी मोटरवे के ऊपर जहाज उतरे जब जंगी सूरत हाल पैदा होती है या मुल्क में कोई जंग का खतरा होता है तो इसी मोटरवे के ऊपर जहाज उतारे जाते हैं। तो ये इस मुल्क के अंदर डेवलपमेंट, तामीर और तरक्की चप्पा चप्पा नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी, नवाज शरीफ की खानदान की छाप है इसके ऊपर। और मैं ये समझता हूं कि आज भी जिस तरीके से मईशत संभली है, जिस तरीके से आपकी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत रेलेवेंट है। और मैं एक और बात आपको बताऊं, जब सेंट्रल एशिया से प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर आते थे पाकिस्तान, तो हम देखते थे कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उनको एयरपोर्ट लेने गए हैं या उनको अपने घर दावत दी है या उनको मरी गवर्नर हाउस ले गए। तो हमें तब समझ नहीं आती थी कि सेंट्रल एशिया से हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात भी नहीं हैं और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उनको इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं। आज समझ आती है कि जो लैंड लॉक सेंट्रल एशिया है, जिसको समंदर तक रसाई हासिल नहीं है, अपनी तिजारत बढ़ाना चाहता है, तो वो पाकिस्तान के जरिए ही कराची के पोर्ट को और गवादर के पोर्ट को इस्तेमाल करेगा। आज वो इन्वेस्टमेंट जो मियां नवाज शरीफ ने की वो हमारे काम आ रही है और शहबाज शरीफ साहब ने उस डिप्लोमेसी को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया। तो आज उन ममालिक में जाते हैं तो वो कहते हैं, वहां पे मैं ताजिकिस्तान जाता हूं तो इमाम अली रहमान वहां के सदर कहते हैं कि नवाज शरीफ मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा बड़ा ताल्लुक है। बाकी ममालिक में जाते हैं तो वहां के सरबराहाने मुमलिकत नवाज शरीफ का बड़े अच्छे अल्फाज में जिक्र करते हैं। तो वो डेवलपमेंट हो, वो फॉरेन पॉलिसी हो, वो मुल्क के अंदर रवादारी हो। और मैं 2 मिसालें उनकी वजादारी रवादारी की भी देना चाहता हूं। मैं बात लंबी होगी, मैं इतनी लंबी तकरीर के इरादे से आया नहीं था। जब 2013 के इलेक्शन में बानी चेयरमैन पीटीआई
इधर लाहौर गुलबर्ग में क्रेन से गिरे और जख्मी हुए, मियां नवाज शरीफ ने फौरी मीटिंग बुलाई। हम 180H मॉडल टाउन मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ये सियासी हमारा हरीफ है, ये दुश्मन नहीं है, ये जख्मी हुआ है, हमें फिलफौर अपने जलसे कैंसिल करके अपनी कैंपेन को मुअत्तल करना चाहिए, इससे इज़हार हमदर्दी के लिए। और फिर मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, परवेज रशीद साहब और पार्टी के दीगर रहनुमा शौकत खानम अस्पताल गए और तीमारदारी की। ये सियासत के अंदर एक वजादारी होती है, एक आप अपने मुखालिफ को भी उसकी खुशी में गम में आप शरीक होते हैं। और इलेक्शन जीतने के बाद हाजी नवाज रजा साहब इस बात के गवाह हैं, चौधरी निसार अली खान साहब साथ थे और मियां नवाज शरीफ साहब बनी गाला गए और जाके उसे कहा कि हम इलेक्शन जीत गए हैं, आप हार गए हैं, मगर इस मुल्क में तामीरी सियासत के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए, मुल्क की हालात को बेहतर करने के लिए आप हुकूमत का साथ दें। उसने आगे से क्या कहा, उसने कहा मेरी सड़क नहीं बनी गाला की घर की, ये बनवा दें, और वो बनवाई गई। तारीख का हिस्सा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा जो मैं बात कर रहा हूं। और बदतरीन दौर में भी ये मियां नवाज शरीफ की तरबियत थी कि जब हम अपोजिशन में थे और मियां शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, तो फ्लोर ऑफ द हाउस पूरी लाइन जेलों में थी जो फ्रंट लाइन है। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं मिसाके मईशत इस मुल्क में करना चाहता हूं, आम आदमी को बेनिफिट देने के लिए, मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए। और उसका जवाब क्या मिला वो आप सबके सामने है। तो वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हों, वो मुल्क के अंदर वजादारी हो, आज भी अगर कोई हमारी पार्टी का शख्स सख्त बात करता है तो उसको वो हमेशा तलकीन करते हैं कि किसी पे तनकीद भी करे तो साहब कह के पुकारा करें। ये हमारी पार्टी में हमें तरबियत दी गई। तो वो डेवलपमेंट से लेके मुल्क के अंदर इकोनॉमी का रिवाइवल, इकोनॉमी को एक नई सतह पे लेके जाना, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, इसमें कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ जदीद पाकिस्तान के मेमार हैं। और आज भी वो खिदमत का सफर मरकज में उनके भाई मियां शहबाज शरीफ बड़े ऐसे तरीके से लेके चल रहे हैं, और उनकी साहबजादी पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही हैं। मैं ज्यादा वक्त ले गया, इरादा तो नहीं था, मगर इन अशार के साथ मैं चंद अशार मियां नवाज शरीफ साहब के नाम करके आपसे इजाजत चाहूंगा, और इस दुआ के साथ कि हाजी साहब आपको अल्लाह ताला उम्र खिजर अता करें कि आप इसका अगला एडिशन लिख सकें और उसमें एक दो चैप्टर सईदासी साहब से भी आप लिखवाएं। तो मैं बहुत मशकूर हूं, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो मैं मियां नवाज शरीफ के नाम ये शेयर करके आपसे इजाजत लूंगा कि कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है, इस कुएं तलब में हमने भी दिल नजर किया जहां वारी है। जब साजे सलासिल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे, वो रस्म अभी तक बाकी है, वो रीत अभी तक जारी है। और फिर है कि कुछ अहले हशम कुछ अहले सितम मैं खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही, जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।